हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। थोड़ा सा नॉइस आ सकता है आउटसाइड का, उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ मेरी बात पे आप ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है। हम लोग बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2026 साइंस। और एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको यहाँ अब बताने वाला हूँ भाई मेरे, वो ये है कि यहाँ पे मैं तुम्हें PYQ प्लस कॉन्सेप्ट लिख कर लाया हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें एक PYQ जब बताऊंगा तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे बताऊंगा। हालांकि आप में से कई सारे लोग ये बात नहीं समझ पाए हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सिने बार का अयस्क क्या है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 का। और बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे करवा रहा हूँ, उसको आप मद्देनज़र रखें, ठीक है। सिने बार जो होता है वो किसका अयस्क होता है? तो बाकी जो टीचर्स हैं वो आपको ऑप्शन में जाएंगे और बोलेंगे कि भैया ये जो HG लिखा हुआ है ये इसका एकदम सही आंसर है, और बात ख़त्म हो गई। लेकिन फिर याद रखिएगा, मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि आपको रिलेटेड अयस्क के कॉन्सेप्ट जो हैं उनसे जो भी क्वेश्चन बन सकता है सारे पता हूँ। तो उसमें से एक नोट करिएगा भैया, गैलेना। एक नोट करिएगा, गैलेना। गैलेना PB का अयस्क यानी लेड का अयस्क है, ठीक है भैया। दूसरा लिखिएगा पायराइट। पायराइट लिखिएगा भैया, जिंक का अयस्क है। तीसरा लिखिएगा भैया बॉक्साइट। बॉक्साइट बॉक्साइट याद रखिएगा एल्यूमिनियम का अयस्क है। चौथा लिखिएगा हेमेटाइट, और ये सारे में से आधे पूछे जा चुके होंगे। हेमेटाइट। हेमेटाइट बोलोगे भैया ये आयरन का अयस्क है, और इसी का एक अयस्क और है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट याद रखिएगा, ठीक है। पांचवा मेरे भाई लिखिएगा क्यूप्राइट। क्यूप्राइट, या फिर आपको नाम मिल सकता है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, या आपको मिल सकता है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट, ये किसके अयस्क हैं? ये सारे के सारे कॉपर के अयस्क हैं, ठीक है। 5 हो गए। एक और लिखिएगा भैया, एक आपको नाम मिल सकता है डोलोमाइट। क्या यह मिल सकता है? डोलोमाइट। और डोलोमाइट जो होता है ये मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम का अयस्क होता है। इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा उड़खा दो गेटिया, हल्का उड़का दो, ठीक, बंद ना करो पूरा, ठीक है भैया। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आप सुनना, सारे प्रीवियस ईयर आपने किए हैं, सबके प्रीवियस ईयर किए हैं, सबके प्रीवियस ईयर अलग है, मेरा अलग है प्रीवियस ईयर। उसका रीज़न ही ये है कि एक क्वेश्चन के जितने सॉल्यूशन जो भी पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आप अगर मेरी क्लासेस PYQ की देख लोगे, आपका आने वाला एग्ज़ाम पूरा फंस जाएगा। इतना मुझे अपने आप पे भरोसा है, अपने कंटेंट पे भरोसा है और अपनी मेहनत पे भरोसा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो बस वही है, टाइम तभी लगता है, फिर बोलेंगे भैया कि उस वाली क्लास में तो प्रीवियस ईयर वो 5 मिनट में सॉल्व करवा देते हैं। मैं 2 मिनट में सॉल्व करवा दूंगा सारे, जब आंसर पढ़ के सुनाने हैं, सिखाना भी तो है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं कि विषाणु से इनमें से कौन सा रोग जो है वो नहीं होता है, या फिर मैं आपको ये भी डायरेक्ट बता सकता हूं कि जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग कौन से। तो आप बताओ, आपको कौन सा तरीका जानना है? आप बताओ, आपको ये जानना है कि विषाणु जनित रोग इनमें से नहीं है, सिर्फ मैं इतना बता दूं, या फिर आपको मैं पूरा ही बता दूं? जल्दी से बोलेंगे एक बार। विषाणु से ना होने वाला, हाँ, विषाणु से ना होने वाला रोग पूछा गया है। चलो पहले उत्तर बता देता हूँ। तो भैया याद रखिएगा, जो हैजा होता है ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग। हाँ ठीक ठीक ठीक, कॉन्सेप्ट पूरा करवा दूंगा। सुनिएगा भैया, अगर नंबर 1 पे मैं आपसे बोलूँ कि भैया जीवाणु से होने वाले रोग याद करने हैं हमको, किससे? तो नंबर 1 पे बोलेंगे भैया सबसे पहले तो हम जीवाणु वाले रोग याद करेंगे। कैसे याद करते हैं भैया? एक बार आपको पहले भी करवा चुका हूँ। पंडित जी या पंडित का, डायरेक्ट याद कर लो, पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक है याद करने के लिए। भैया बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे याद करते हैं इससे, और इससे क्या क्या बनाते हैं। भैया जो पहला वाला पा होता है इससे बनता है प्लेग। कौन सी बीमारी? प्लेग। इस डा से बनता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया। ता से बनता है भैया तपेदिक।
तपेदिक। भैया इस वाले का से क्या बनता है? काली खांसी, काली खांसी। तो बोल रहे हैं भैया इस वाले टा से क्या बनता है? इस वाले टा से बनता है टिटनस। क्या बनता है? टिटनस। और एक और मेरे भैया आप याद रखिएगा, अगले वाले का से मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, तो इस वाले का से बनेगा कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। और भैया क्या बचा? इस न्यू से बनेगा न्यूमोनिया, इस न्यू से बनेगा न्यूमोनिया मेरे भाई, और इस है से बनेगा हैजा। तो क्या ये आपको याद हो गया? प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, हैजा और न्यूमोनिया, ये सारे के सारे जीवाणु से होने वाले रोग हो गए। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें दूसरे नंबर पे जो हमसे पूछा गया विषाणु से होने वाले रोग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विषाणु। क्या लिख देंगे भैया? विषाणु लिख देंगे। तो विषाणु के लिए भी कोई भैया ट्रिक है? बिल्कुल है। लिख देंगे कि रेखा, थोड़ी सी गैप कर देंगे ताकि लिख पाएँ। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ये हमने इसका बनाया कॉन्सेप्ट मेरे भाई, याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है ये भी, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ब्लैक से कर लेते हैं। आपने बोला भैया रेखा में पहला रे आता है, तो रे से रेबीज हो गया, कुत्ते के काटने से होती है बीमारी। खा से मेरे भाई खसरा हो गया, ठीक है। हा से भैया देखो हमें लिखा है तो हा से और में से दोनों के याद रखिएगा। इसका हा से होता है हर्पीस, एक बीमारी हर्पीस या हर्पीस, हर्पीस, ठीक है। माँ से होता है मेनिंजाइटिस, 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 ठीक है। दूसरे वाले हे से यह हो जाएगी हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हो गया इस वाले हे से। और मेरे भाई करके पीछे छोड़ गई, तो करके पीछे छोड़ गई। आप यहाँ देखो सब में से हमें ज़रूरी है कि सबसे बनाना हो। करके पहले तो ये टा बचेगा, इस टा से देखो हिट का हेपेटाइटिस हो गया, टा से होता है ट्राइकोमा, ट्राइकोमा। फिर ये करके, तो करके और ये पीछे, पीछे में हम लोग इस पा से ले लेते हैं पोलियो। हाँ जो जो याद आ रहा है भैया वो देख लो, पोलियो। और छोड़ को छोड़ दो, गा को छोड़ दो, ई जो होता है ई से होता है एड्स, ठीक है। तो इतने काफ़ी हैं आपके एग्जाम में, इससे फंसेंगे इतने में आपका काम हो जाएगा। भैया एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है भाई, तो जीवाणु वाले आपने देख लिए, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक, टिटनस, कुष्ठ रोग, हैजा, निमोनिया। विषाणु के देख लिए रेबीज, खसरा, हर्पीज या हर्पीस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, पोलियो, ट्राइकोमा, एड्स, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाएं, तो ये वाला तो मैंने आंसर करवा दिया ना, पोलियो, हैजा था, हैजा सॉरी हैजा था। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है, कॉन्सेप्ट उसके बाद चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भैया सेल, कितने प्रकार के सेल होते हैं? सेल भैया दो प्रकार के होते हैं, एक सेल होता है प्राथमिक और एक सेल होता है द्वितीयक। जिन लोगों को जल्दी और केवल आंसर जानने भैया वो आप उन्हीं वाली क्लासों में जाके देख लीजिए, कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जो केवल एक बार प्रयोग किए जाते हैं और फिर फेंक दिए जाते हैं, एक बार प्रयोग किए जाएं। जबकि द्वितीयक सेल होते हैं जिनको हम पुनः क्या कर सकते हैं? चार्ज कर लेते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित या बार बार प्रयोग, बार बार प्रयोग कर लेते हैं। अब एग्जांपल समझिएगा भैया, प्राथमिक सेल कौन सा होता है भैया? डबल ए, जो हम लोग सेल डालते हैं पतला वाला फ़ोन में, अरे उसमें जो रिमोट में पड़ता है, घड़ी में पड़ता है, ए प्लस प्लस, जो भी ये सेल होते हैं उनके नाम होते हैं। एल्कलाइन सेल होते हैं, एल्कलाइन सेल होते हैं भैया। ये वाले सेल कैसे होते हैं? एक बार यूज किया फिर मैंने फेंक दिया। जो शुष्क सेल होते हैं, शुष्क सेल एक बार यूज किया और इनको क्या किया? फेंक दिया। द्वितीयक सेल जो होते हैं उन सेल को हम बार बार मतलब पुनः आवेशित कर सकते हैं, जैसे मोबाइल बैटरी हो गई, मोबाइल बैटरी हो गई, या फिर लिथियम बैटरी आपने देखी है, लिथियम बैटरी जो चार्ज हो जाती है, नहीं, लिथियम बैटरी हो गई, मोबाइल बैटरी हो गई। या फिर आपने एक नाम सुना होगा सीसा संचालक सेल, सीसा संचालक सेल, ये वो वाली बैटरी होती हैं जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर में लगती हैं, बाइक में लगती हैं,
कार में लगती हैं, तो ये वो सारी सेल जो होते हैं वो सीसा संचालक सेल होते हैं। उसने हमसे कहा था निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल नहीं है। क्या बोला था? प्राथमिक सेल। एक सेकंड रुकिएगा, देखिए मैं बहुत बड़ी चीज़ भूल गया था और बीच में फ़ोन ऑन कुछ आ जाता, सब डिस्टर्ब हो जाता। ठीक है, चलिएगा भाई। तो आपको ये बात समझ में आ गई? तो इसमें मेरा आंसर कौन हो जाएगा? प्राथमिक सेल कौन सा नहीं है? सीसा संचालक सेल जो है ये द्वितीयक सेल होता है, सेकेंडरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? तो भैया आंसर 2.5, 5.4, 3.5 एंड 5.3। अगर मेरा मानिए तो इसका एक भी आंसर सही नहीं था। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है? जो आपके हिसाब से माना गया होगा वो आप ले लेंगे, वरना मेरा ये मानना है कि अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वैसे रक्त को 1 से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में किसी भी एक तापमान पे हम सुरक्षित रख सकते हैं, और आप 1 से 6 के बीच में देखोगे तो जो सबसे बेस्ट निकलता है वो 4 डिग्री सेल्सियस वाला अगर दिया होता तो वो मानक ज़्यादा बेस्ट माना जाता। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई आंसर एग्जैक्ट यहाँ मुझे नहीं ऐसा पता चल रहा कौन सा है, तो 5.4 होने के चांसेस हैं। बाकी एक बार इस वाले क्वेश्चन को आप चेक ज़रूर कर लेंगे, ठीक है भैया? एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे। नेक्स्ट वन। लेकिन आपसे कोई पूछता है बताओ प्लास्टिक या कांच में संरक्षित करके रखेंगे रक्त को तो कितना चाहिए? आप बोलोगे 1 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के, ठीक है? डार्विनवाद संबंधित है। डार्विनवाद का संबंध मेरे भाई किससे होता है? तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, कोई सही है। उपार्जित लक्षणों की वंशा कहते हैं अंगों को उपयोग प्रयोग जीवों के प्रकार पर योग्यतम की उत्तरजीविता, अनुकूलता बनाना, ये इसका सही आंसर है। अब चलिए एक बार थोड़ा सा डार्विनवाद के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक, उनका एक डार्विनवाद नाम का सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत सिर्फ ये था कि जैसे जो जीव स्वयं को पर्यावरण के साथ अनुकूलित कर लेते हैं वह अधिक सर्वाइव कर पाएंगे, अधिक जी पाएंगे, उनका प्रजनन अधिक हो पाएगा, उनकी जनजातियाँ अधिक बढ़ेगी और उनकी प्रजातियाँ अधिक अपग्रेड होंगी। ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप ये समझ जाओ कि जैसे जहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर है वहाँ का जानवर खुद को उस एटमॉस्फेयर के साथ ढाल ले, एडजस्टमेंट कर ले अपना, ठीक है? अनुकूलन कर ले। तो यही हमें जो दिया मेरे भाई नियम, वो किसने दिया? डार्विनवाद के सिद्धांत में मिला, ठीक है? तो इसका ये हो जाएगा योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी अपने आप को इस योग्य बना ले कि वो आराम से जीवित रहे और अपनी उत्तरजीविका को पालन करता रहे। 6 नंबर पे अति लघु उत्तरी प्रश्न है, तो मैं आपको केवल बहुविकल्पी करवाऊंगा, अति लघु उत्तरी कराऊंगा और दीर्घ उत्तरी के 1-2 क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो करवा दूंगा, जितने इसमें मैंने लिए होंगे, ठीक है? चलिए, लिखा गया विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। पहली बात तो वह राशियाँ जिनमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जिनमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उनको हम सदिश राशियाँ बोलते हैं। मेरे भाई एक बार जल्दी हाँ बोलेंगे, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको लिख देंगे क्योंकि हमें विद्युत धारा में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। चलो ये तो हो गया एक बात इसका आंसर। लेकिन ये स्पेस मैंने आपके लिए इसलिए दिया है कि अगर आपसे कई सारी सदिश राशियाँ हैं और कई सारी अदिश राशियाँ हैं तो जो इम्पोर्टेंट पूछी जा सकती हैं वो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। जैसे बल एक सदिश राशि होती है, वेग एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि और भार एक सदिश राशि है। अदिश राशि की बात करें तो भैया दूरी एक अदिश राशि है, किसी भी दिशा में दूरी हो सकती है। द्रव्यमान अदिश है, चाल जैसे होती है वो अदिश होती है, समय अदिश है, ऊर्जा ठीक है अदिश है, और विद्युत धारा तो हम लोगों ने देख ही ली है, विद्युत धारा भी एक अदिश है। तो ये सदिश और अदिश मैंने लिख दी है, ये आपके काम आ सकती हैं, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी मर्जी, ठीक है भैया। हाँ वही है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। चलो आगे आ जाओ। चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य? बड़े सिंपल डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि मैं जो डेफिनेशन आपको समझाता हूँ आप वही डेफिनेशन एग्जाम में लिख पाएँ। आप ये लिखेंगे कि किसी चुंबक के, डेफिनेशन नहीं लिखूँगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, क्या लिखोगे? किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके चुंबकत्व का प्रभाव रहता है, जहाँ तक उसके
चुंबकत्व का प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या लिखोगे डेफिनेशन जरा बताओ। आप लिखोगे किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका चुंबकत्व का प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बताओ टफ है क्या? जल्दी से बोलो, 1 सेकंड भैया, बोलो जल्दी से। टफ है, डेफिनेशन समझ में आ गई? लिख लोगे किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकत्व का प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात खत्म। नेक्स्ट वन। हाँ, जो लिखने वाला है वो लिखेंगे, जो बताने वाला है, जो ऐसे हो सकता है कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीफ की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं। पहले तो याद रखो कि जो मेंडलीफ है इनकी एक तो मूल आवर्त सारणी है, अच्छा देखो, कुछ लोग अभी ड्रामा करेंगे कि भैया पहले आंसर बता दिया करो। साफ साफ इसमें लिख दो कि इसमें आवर्त कितने हैं भैया, 7 हैं, और इसमें समूह कितने हैं, 18 हैं। आंसर हो गया ये कि मेंडलीफ की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 18 समूह हैं या वर्ग हैं। आपका आंसर हो गया। जिनको इतने में खुशी मिलती है आगे स्किप कर दो। अब जिनको सीखना है वो यहाँ पे ध्यान से देखें। मेंडलीफ ने 2 आवर्त सारणियाँ की, एक तो पहले मूल आवर्त सारणी, फिर एक संशोधित आवर्त सारणी, संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी। अब समझिएगा, जो मूल आवर्त सारणी थी, मूल आवर्त सारणी पहले बात तो उसमें जो उन्होंने बेस लिया था वो परमाणु भार को लिया था, परमाणु भार के हिसाब से बनाई गई थी। जो संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाई वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से बनाई गई। पहला तो ये अंतर याद रखिए दोनों का, ये परमाणु क्रमांक से बनी और ये वाली परमाणु भार से बनी। पहला अंतर कंफर्म हो गया, बोलोगे हाँ। अब जो मूल आवर्त सारणी है इसमें आवर्त कितने थे और इसमें समूह या वर्ग कितने थे, ये बात सुनना भैया। इसमें आवर्त थे 7 और समूह या वर्ग आपको कहीं 8 मिलते हैं, कहीं 9 मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है सुनिएगा। पहले 8 थे, बाद में अक्रिय गैसों की खोज होती है तो 9 हो जाते हैं। तो ये दोनों में से आप 9 भी लिख दो तब भी सही है। 8 पहले लिखोगे तो ये कंफ्यूज करना पड़ेगा कि भैया बाद में जो है वो अक्रिय गैसें मिली तो 9 हो गए, तो आप लिखो 9 थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब संशोधन हो गया तो कुछ लोग बोलेंगे कि भैया अब जब संशोधित हुआ तो आवर्त तो 7 ही थे, लेकिन भैया जो वर्ग या समूह हो गए वो हो गए 18, यानी 8 से 18 या 9 से 18, 9 या जो 8 जो भी ये बढ़े हैं, 9 या 10 जो भी बढ़े हैं, ये क्या बढ़े। आप बोलोगे भैया ये कुछ नहीं बढ़े, ये जो 10 थे ये पहले भी थे। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ समझने वाली बात है। ये जो 10 थे ये पहले एक ही समूह में थे और ये सारे के सारे संकर तत्व थे। कौन थे? संकर एलिमेंट्स थे। लेकिन बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया, विखंडित कर दिया गया, डिवाइडेशन कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया, तो ये 10 अलग अलग जगह विभाजित हो गए। तो ये हो गए अब 18, यानी 9 ये और एक्स्ट्रा हो गए। तो अब आपको बात समझ में आ गई। आंसर सिर्फ कितना है ये पहले समझ लीजिएगा कि आवर्त भैया 7 हैं आधुनिक में और समूह कितने हैं, 18 हैं। ये हमारा आंसर है। बाकी मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया वो आप समझ गए। पूछा जाए कि बताओ आधुनिक मूल आवर्त सारणी में जो था बेस क्या था, उसका किसके आधार पर बनाई गई थी, परमाणु भार के हिसाब से बनाई गई थी। संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी, परमाणु क्रमांक के अनुसार बनाई गई थी। सारी बातें समझा दी मैंने, ठीक है। हाँ ठीक, ओके मेरे मित्रजन, तुमको समझ में आ जाए बस बड़ा मेरे लिए बहुत है। नेक्स्ट वन है HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा होता है। परीक्षण के नाम बताने। तो सबसे पहले क्या क्या पूछा जा सकता है, HIV फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। HIV का फुल फॉर्म भैया यार जल्दी मत करो प्लीज़, हाँ मेरा पर रहता है वो, जल्दी मत करो बस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, वी होता है ना, तो वी से वायरस। फिर भैया आप एड्स का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एड्स का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका जब पूछा है तो इसका पूछेंगे। तो ये होता है ACQUIRED, एक्वायर्ड, ACQUIRED, सही है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, सेम टू सेम वही डिफिशियंसी, और यहाँ पे S मिलता है तो S से हो जाता है सिंड्रोम। तो ये तो हो गया फुल फॉर्म दोनों के।
अब इसके आगे की बात सुनना, एड्स और HIV की बात हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब पूछा गया आपसे टेस्ट, तो टेस्ट कौन से कराए जाते हैं, तो आपकी सीरीज में जो टेस्ट दिया गया है वो है HIV वायरल लोड टेस्ट, ठीक, HIV वायरल लोड टेस्ट। दूसरा आप याद रख सकते हो कि एक टेस्ट बड़ा फेमस है इसका, एलिसा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एक, ये स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है, तो आप बता देना एड्स से या फिर HIV से। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, ये भी याद रखेंगे। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे आपको करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन है कि प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। प्राथमिक उपचार के 2 उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, पहला और दूसरा अपने मन से लिख सकते हो। पहला तो होता है भैया कि जीवन की रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए तुरंत उपचार चाहिए होता है एक तो, और दूसरा मेरे भाई क्या होता है, दूसरा होता है स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए, स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए भी हमें प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ती है। तो भैया एक ही और दूसरा ये 2 हो गए उपचार, बहुत हैं और आप और भी लिख सकते हैं। खून को तुरंत रोकने के लिए, खून बहने से रोकने के लिए, ठीक है, या फिर प्राथमिक साफ सफाई हेतु इन्फेक्शन रोकने के लिए उसे धो देते हैं, नहीं घावों को धो देते, डेटॉल सेफ्लॉन वगैरह जो भी होता है, तो अपने मन से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो देखो इसका आंसर सिर्फ इतना है कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। आपके सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर ख़त्म हो गया है, इतना सा आंसर है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप आंसर जानना चाहते हो तो थोड़ी देर रुक जाओ और पूरा कॉन्सेप्ट समझो पिरामिड का, क्योंकि मेरा बस वही है ना कि सारे क्वेश्चंस को अगर तुम अभी से ये मान के चलोगे कि भैया हर क्वेश्चन मेरे लिए दीर्घ उत्तरी है, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो पिरामिड क्या होता है। एक्चुअली पिरामिड करता क्या है, जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है, पारिस्थितिकीय पिरामिड होता है, वो किसी परितंत्र में पोषण संरचना का कार्य, पोषण संरचना व कार्य को ग्राफिक तौर पर प्रदर्शित करता है। भैया क्या लिखा, पिरामिड का काम होता है कि जो पारिस्थितिकीय पिरामिड होता है वो परितंत्र के पोषण संरचना को और उसके कार्य को एक ग्राफ में दिखाता है कि इसका कैसा ग्राफ है, उसकी संरचना का ग्राफ क्या है, उसके कार्य का ग्राफ कैसा है, ये काम होता है पिरामिड का। पारिस्थितिकीय पिरामिड्स की बात करेंगे हम। 3 प्रकार के पिरामिड्स इसमें भैया पढ़ते हैं अपने चैप्टर्स में। 3 प्रकार के पिरामिड्स के बारे में हमारे में बात की गई है। तीनों प्रकार के पिरामिड की बात करें तो फर्स्ट तरीके का, सेकंड वन और थर्ड वन मेरे भाई कौन सा होता है। पहला तो होता है संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। दूसरा पढ़ेंगे जैव भार का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड मेरे भैया। और तीसरा पढ़ेंगे हम ऊर्जा का पिरामिड, जिसकी हमें बात करनी है। ऊर्जा का कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। कोई पूछे भैया पिरामिड क्या होता है, बोलोगे भैया जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो किसी परितंत्र के पोषण की संरचना और उसके कार्य को ग्राफ पे प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ये 3 प्रकार का होता है, संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। फिर नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो होना चाहिए वहाँ पे मेरे पास संख्या का पिरामिड। किसका पिरामिड, संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड क्या करता है, सबके लिए सेम चीज़ें लिखोगे, देखना। पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की, ये लाइन रटो इतनी, पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ संख्या को दर्शाता है तो वो संख्या का पिरामिड हो जाएगा। जैव भार को दर्शाता है तो जैव भार का पिरामिड हो जाएगा। और भैया अगर ऊर्जा को दर्शाता है तो ऊर्जा का पिरामिड हो जाएगा। डेफिनेशंस बस इसके बाद जो लिख दोगे उसी से बदल जाएगी, बाकी आगे की लाइन एकदम सेम लिखनी है सबके लिए। जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत है। दूसरा याद रखना, हमसे ऊर्जा का पिरामिड पूछा है तो ऊर्जा का पिरामिड वाला आप पूरा लिखने के बाद एक चीज़ और लिख सकते हो कि यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा रहता है।
और सीधा क्यों रहता है ये बताने की कोई कोशिश करेगा कि यह पिरामिड हमेशा सीधा क्यों रहता है। यह सीधा इसलिए रहता है क्योंकि इसमें हम प्रत्येक स्तर ऊपर जाते हैं तो लगभग 10% का इंक्रीमेंट यानी बढ़ोतरी होती है। ऊर्जा में 10% की बढ़ोतरी होती है। बात समझ में आ गई? तो इतना आप लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट वन भैया जल्दी से। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये दो अलग अलग लग रहे हैं पढ़ने में और अलग अलग थोड़ा सा अंतर है केवल, दोनों में बड़ा नॉर्मल सा एकदम निहायती बेसिक सा अंतर है। कैसा अंतर है? एकदम बेसिक सा अंतर है दोनों में। पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की, किसकी बात करते हैं? खाद्य श्रृंखला की। तो खाद्य श्रृंखला एक बड़ा सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि यह एक सीधी श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? यह एक सीधी श्रृंखला होती है। इसमें हम बस ये बताना है कि कौन किसको खाता है। एक सिंपल सा डेफिनेशन बोल सकते हैं कि कौन किसको खाता है। जैसे आप इसके उदाहरण में लिख सकते हो कि जैसे भैया जो घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगी या चील खाएगी जो भी है, या मोर खाएगा। तो हमने जो मान लिया ये एकदम सीधा सा हमें श्रृंखला दिखाई पड़ रही है कि ये इसे खाएगा, फिर ये इसे खाएगा, फिर ये इसे खाएगा, ये इसे खाएगा और ये इसे खाएगा। तो एक श्रृंखला पूरी बनी। तो हम इसे बोलेंगे सीधी श्रृंखला और यही हमारी होती है खाद्य श्रृंखला। क्या होती है? यही होती है खाद्य श्रृंखला। लेकिन जब हम बात करते हैं खाद्य जाल की, तो खाद्य श्रृंखला ही खाद्य जाल है, लेकिन बस तरीका बदल जाएगा। देखिएगा कैसे। यहाँ पे क्या होता है, खाद्य जाल में क्या होता है, डेफिनेशन बड़े ध्यान से समझिएगा कि यह जो होती है ये कई खाद्य श्रृंखला का, कई खाद्य श्रृंखला का जुड़ा हुआ रूप या जाल है। जुड़ा हुआ रूप या जाल है। जैसे भैया इसका उदाहरण बताओ। तो आप बोलोगे भैया जैसे घास थी, हमने घास टिड्डा खिलाया, घास तो खरगोश भी खा सकता था। यानी एक जानवर जो कई जानवरों को अलग अलग तरीके से खा सकता है, अलग अलग रास्ते जो होते हैं खाद्य श्रृंखला के, वही खाद्य जाल बनाते हैं। ये सरल तरीका होता है। ठीक है, इधर ये गेट बंद करो पहले। हाँ खींचो पूरी ताकत से। सॉरी। हाँ हम लोग बात करते हैं भैया जो घास होती है, घास की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई घास जो है खरगोश भी खा सकता है, घास टिड्डा भी खा सकता है, खरगोश को बिल्ली भी खा सकती है। ठीक है, जबकि टिड्डा को मेरे भाई मेंढक खाता है। और अब हम बोल सकते हैं कि टिड्डे जो है, टिड्डा मेरे भाई वो छिपकली भी खा सकती है, छिपकली भी खा सकती है, गिरगिट भी खा सकता है। मतलब एक भोजन को खाने के लिए कई जानवर, उस कई जानवर को खाने वाले भी कई जानवर, जब इस श्रृंखला को विस्तृत रूप दे दिया जाए, खाद्य श्रृंखला को, खाद्य श्रृंखला का जो कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल करके जो एक जाल तैयार करेंगी, उसी को हम खाद्य जाल बोलेंगे। तो खाद्य श्रृंखला तो एकदम सीधी होती है कि भैया एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हमें सीधी श्रृंखला, जिसमें पता है कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। लेकिन जब ये इसको खाता है और इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, ये भी, तो फिर वो जाल बनेगा मकड़ी की तरह। और जब जाल बनेगा तो वो खाद्य जाल हो जाएगा। जब खाद्य श्रृंखला थी तो वो खाद्य श्रृंखला थी। ठीक है, डेफिनेशन लिख लोगे मेरे भाई, देख लो एक बार, मैंने लिख दी है कि खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जो एक सीधी श्रृंखला होती है। इसमें यह ज्ञात होता है कि कौन किसको खाएगा, एक सीधा नियम को फॉलो करता है, ये सीधे नियम को अनुसरित करता है। जबकि खाद्य जाल में क्या होता है कि यह कई खाद्य श्रृंखला का जुड़ा हुआ जाल होता है। यह दर्शाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, रुक जाइएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के कई रास्ते हो सकते हैं मेरे भैया। ठीक है, हो सकते हैं, ये चीज़ खाद्य जाल बताता है। अंतिम प्रश्न मेरे हिसाब से होना चाहिए कूलाम का नियम, जो मैंने आपको करवाने की इच्छा की है और मैं इसको आपको करवा दूंगा। ये लघु के ही क्वेश्चन थे, लास्ट के 2-3 जो भी थे। कूलाम का नियम भैया क्या होता है, कूलाम के नियम के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे। आपको लिखना है भैया कि कूलाम का नियम, इसमें आप लिखोगे कि कोई दो बिंदु आवेश
ये Q1, ये Q2। लिखोगे कोई दो बिंदु आवेश, क्या लिखोगे कि कोई दो बिंदु आवेश, आपको ये मैं बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला। ये आपको डेफिनेशन लिखनी, जो इधर मैं लिखूंगा, जो आपको बताऊंगा वो लिखना है कि कोई दो बिंदु आवेश, इनके बीच की दूरी भैया r मान लेते हैं, ठीक है, ये सब ने पढ़ रखा है 10th में। तो कोई दो बिंदु आवेश और इन पर लगने वाला जो बल है, कोई दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल, यानी बल होता है F, होता है कि नहीं होता है। तो देखना, कोई दो बिंदु आवेश के मध्य में लगने वाला बल इनके गुणनफल के, यानी इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाली बात आपको लिखनी है केवल। ये बात अगर आपने लैंग्वेज में लिख दी तो आपका कूलाम का नियम बन गया। क्या लिखा कि किन्हीं दो बिंदु आवेश, ये एक बिंदु आवेश और एक ये बिंदु आवेश, तो किन्हीं दो बिंदु आवेश के मध्य में लगने वाला बल इन दोनों के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की डिस्टेंस जो ये r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/1 में कोई चीज़ लिखेंगे तो व्युत्क्रम हो जाता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कूलाम का नियम है। यहाँ तक आप लिखोगे, बात खत्म हो जाएगी। इसके आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे निर्वात का बेस लेकर के आपको समझा देता हूँ कि अगर निर्वात है वो प्लेस, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बिटवीन डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये दो बना। लेकिन जब भी हम कभी अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। पहली बात हो गई। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। जल्दी से बोलो, कोई समस्या? ये फार्मूला बन जाएगा। अब हमें यहाँ ये समझना है कि K का मान निर्वात के लिए क्या होगा। अगर हम निर्वात ले लें तो निर्वात के लिए भैया हम K को रिप्लेस कर देते हैं 1/4 पाई एप्साइलन नॉट से। 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, प्रति कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है मेरे भाई किसकी? प्रति कूलाम, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि K का मान होगा निर्वात के लिए, जहाँ पे एयर नहीं होगी। यहाँ पे अब देखो एक और डिस्टेंस, आपको एक चीज़ और जानना चाहिए मेरे हिसाब से, इम्पॉर्टेंट क्यों है। जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात में विद्युतशीलता। निर्वात में विद्युतशीलता जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है भैया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। तो ये वाली बात भी आपको याद होनी चाहिए और ये वाली बात भी आपको याद होनी चाहिए। मान दोनों याद होने चाहिए। या आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना आपकी डेफिनेशन सिंपल सी होनी चाहिए। कोई बोले कि भैया कूलाम का नियम बताइए या समझाइए क्या होता है, आप लिखोगे कूलाम का नियम। आप ये लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतनी डेफिनेशन है, इतने में आपका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए जो भी हो सकते थे मेरे हिसाब से सही। और आप याद करिएगा कि इस तरीके से प्रीवियस ईयर और उसके साथ में उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, यहाँ अब आप जानोगे। जब आगे चल के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको गैलेना भी मिलेगा, पायराइट भी मिलेगा, बॉक्साइट भी मिलेगा, हेमेटाइट भी मिलेगा, क्यूप्राइट भी मिलेगा, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, मैग्नेटाइट और डोलोमाइट। ठीक है, हर क्वेश्चन आपके जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं ये आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कहीं आपको हो सकता है यहाँ पे आपको हैजा मिल गया, कहीं आपको हैजा ना मिले, तो आपको ये जब सारे याद होंगे, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टिटनेस, कुष्ठ, हैजा, न्यूमोनिया, काली खांसी, या फिर आपको नीचे वाले रेबीज, खसरा, हर्पीज या हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, पोलियो, ट्राइकोमा, एड्स, ये जब सारे पता होंगे तब जाके आप समझ पाओगे कि हाँ भैया क्वेश्चन मुझसे अगर घुमा के भी पूछा तब भी मैं बता दूंगा। आपसे मान लो शीशा संचालक सेल ना भी दिया जाए, आपसे
बोला जाए, बताओ एल्कलाइन सेल या शुष्क सेल है, किसका उदाहरण बोल दोगे? प्राथमिक का, क्योंकि प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो केवल एक बार प्रयोग किए जा सकते हैं, बाद में फेंक दिए जाते हैं। पुनः आवेशित करने लायक जो चार्जेबल होते हैं, जो रिचार्जेबल होते हैं, जो चार्ज हो जाते हैं भैया, वो सारे द्वितीयक सेल होते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल में आप एग्जांपल लिख दोगे, मोबाइल की बैटरी भैया चार्ज हो जाती है, लिथियम बैटरी चार्ज हो जाती है, शीशा संचालक सेल चार्ज हो जाते हैं, बाइक की बैटरी, बाइक वाली बैटरी हो गई, कार वाली बैटरी हो गई, ठीक है, इन्वर्टर वाली बैटरी हो गई, तो ये सारी बैटरी तो चार्ज हो जाती है ना मेरे भाई। ई रिक्शे की बैटरी हो गई, ई रिक्शा वाली बैटरी हो गई, ये सारी शीशा संचालक सेल के अंतर्गत आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? द्वितीयक सेल के अंतर्गत आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ठीक है। नेक्स्ट नंबर, रक्त के लिए 1 से 6 डिग्री होना चाहिए, 4 डिग्री मानक होता है, 5.4 इसका हो सकता है आंसर। एक बार चेक करना है। डार्विनवाद क्या है? डार्विनवाद बोलता है कि जैसे कोई जीव है, वो जीव अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से ढाल ले। जैसे एसी में रहने वाला इंसान वैसा एटमॉस्फेयर झेल लेता है कि वो ठंडी में बहुत अच्छी खासी ठंडी में रह लेगा। वहीं अगर गर्मी में रहने वाला इंसान है, वो अच्छी खासी गर्मी झेलते झेलते धीरे धीरे उसको इतनी आदत पड़ जाएगी कि बिना पंखे के भी आराम से उसका समय बीत जाएगा, मरेगा नहीं। ठीक है, मरेगा नहीं, एक सेंस से बोल सकते हैं। जबकि एसी में रहने वाला अगर उतनी गर्मी में आएगा तो मर ही जाएगा बीमार होकर। तो बस इसी को बोला डार्विनवाद ने कि अपने आप को योग्यता बना देना उत्तरजीविता के लिए। ठीक है, योग्यतम बनाना। अगले नंबर पे बात करें, विद्युत धारा अदिश राशि है, क्योंकि भैया इसमें परिमाण चाहिए होता है, दिशा नहीं चाहिए होती है। बाकी कौन सी? सदिश राशि, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, वेग एवं भार। अदिश राशि, दूरी, द्रव्यमान, चाल, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकत्व का प्रभाव महसूस रहता है या होता है प्रभाव, वहाँ तक को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। सिंपल बात है। मेंडलीफ के संशोधित आवर्त सारणी, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई। पहली वाली परमाणु भार के हिसाब से बनाई थी, दूसरी वाली परमाणु क्रमांक के हिसाब से बनाई। पहली वाली में 7 आवर्त थे, 8 मेरे भाई समूह या 9 समूह थे। बाद में संशोधित किया तो उसमें 18 समूह हो गए थे और आवर्त अभी भी 7 थे। बात खत्म हो गई। आगे आ जाओ जल्दी से। HIV की बात पूछा, HIV टेस्ट है तो फुल फॉर्म इसका होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। एड्स की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। 1 दिसंबर को इसका दिवस मनाया जाता है। टेस्ट के लिए HIV वायरल लोड टेस्ट होता है, साथ में एलिसा जो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, वो भी हम HIV की जांच के लिए, HIV व्यक्ति का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। बाकी सिम्टम्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत है नहीं, जितना आपके सिलेबस में है उतना आप जान लीजिए। प्राथमिक उपचार आप समझिए गए हो कि जीवन की रक्षा करने के लिए, तुरंत खून रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए डेटॉल से धो देते हैं या फिर सेवलॉन से धो देते हैं। प्राथमिक पट्टी करने के लिए, हल्की फुल्की चोट का स्वयं से उपचार करने के लिए, स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए। कई लिख सकते हो, 10-15 लिख दो। और ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। आपको ये इतना याद कर लेना कि इतनी वाली लाइन आप याद कर लो कि परतंत्र जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की ऊर्जा अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा का पिरामिड बनेगा। संख्या की बात करें, संख्या का पिरामिड बनेगा। जैवभार की बात करेंगे तो जैवभार का पिरामिड बनेगा। और यह पिरामिड सीधा होता है ऊर्जा वाला, क्योंकि इसमें प्रत्येक ऊपर बढ़ने पर 10% क्या इंक्रीमेंट होता है। खाद्य श्रृंखला आप समझिए गए हो, एक सीधी श्रृंखला जिसमें पता होता कौन किसको खाएगा। और खाद्य जाल क्या होता? पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हमसे कोई पूछे ऊर्जा प्रवाह के कितने रास्ते होते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, कोई भी किसी को खा सकता है। ये खाद्य जाल दिखाता है। कूलाम का नियम मैंने आपको बता दिया कि किन्हीं 2 विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन विद्युत आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का यही नियम है। चलिए, इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना ढूंढते रह जाओगे। इतना चैनल तो है नहीं वायरल जो आपको तुरंत मिल जाए। तो बस वही है कि मेहनत को अगर आप समझोगे, अच्छा कंटेंट है आपके लिए, ये आप खुद ही समझ सकते हो। चलिए ठीक है, बाय बाय।